नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, सुजीत सर करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए, सुजीत सर करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए, किसी भी हालत में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक आप लोग का प्यार हमारे साथ है। और सही बात तो यह है कि मैं भी कोशिश करता हूं, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से स्टोर हो सके और वही डाटा, वही फैक्ट को आपके अंदर डाला जाए जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और जब जरूरत पड़े तो आपके दिमाग से निकल सके। दोस्तों, इससे पहले ये बता दूं, ये सीरीज ऐसा सीरीज है कि टू द पॉइंट आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। टू द पॉइंट आपको हम पढ़ाएंगे और इधर उधर की कोई बकवास की बातें नहीं, एकदम टू द पॉइंट करंट को समझेंगे, क्योंकि करंट आज के टाइम में और आने वाला जो वक्त आ रहा है हमारे पास में, उसमें करंट सबसे टॉप रैंक पे खड़ा रहेगा। उसको कोई हिलाने वाला दूर तक नहीं होगा। न इकोनॉमी हिलाएगी, न पॉलिटी हिलाएगी, न ज्योग्राफी हिलाएगी, या कोई भी सब्जेक्ट नहीं हिला सकता करंट को। इतना बड़ा करंट हो रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, इस करंट को आप पूरे 6 महीने का आपके सामने ला रहा हूं, सीरीज में लाऊंगा, छोटा लाऊंगा, टू द पॉइंट लाऊंगा, कोई बकवास नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि हमारी संस्था जो है इस टाइम में ऑनलाइन ऑलरेडी चल रही है। श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन में सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कीजिए तो ज्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए क्योंकि इस वक्त जो है कोई भी स्टाफ हमारे पास में नहीं है, तो हो सकता है कॉल ना रिसीव हो, मैसेज अगर कर दीजिएगा तो मैसेज का रिस्पांस मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात और मैं यहीं पे बता दूं कि इस वक्त जो है हमारी संस्था में 67 का जो है ऑलरेडी प्रीलिम्स की क्लास चल रही है बीपीएससी की, 66 की क्रैश कोर्स चल रही है, साथ साथ में 66 की हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी का जो है नोट्स भी अवेलेबल है। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हो, आप एड्रेस दे दें, वहां पे आप मंगा सकते हैं। साथ साथ में जीएस का भी है, इसके साथ साथ में फाउंडेशन की भी क्लासेस ऑलरेडी ऑनलाइन चल रही है। जब कोरोना पीरियड समाप्त हो जाएगा उसके बाद ऑफलाइन भी ये संस्था चल सकती है। अगर कोई जानकारी अधिक चाहिए इससे ज्यादा, तो इस नंबर पर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको रिप्लाई इवन 10 से 15 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने काम की बात करते हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, 7वीं बार। अब इसको पढ़ा कैसे जाए, क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूंगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको लगेगा सुजी सर ये तो जानते थे, वो तो मुझे भी पता है, सबको पता है कि सब जानता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2 घंटे का टाइमिंग चल रही है वहां पे जानना और टू दी पॉइंट जानना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां कंफ्यूजन हुआ तो सारा का सारा 365 दिन की मेहनत में पानी फेर देता है। ये अच्छे तरीके से जानते हैं। एक और दूसरी बात हमारी हमेशा याद रखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर से भी अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो इस 10 नंबर, इस 1 नंबर और इस 2 नंबर की कीमत 365 दिन की मेहनत करके चुकानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि बेहतरीन तरीके से चलिए, इस बार किसी भी हालत में रिजल्ट ना रुके। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार, डेट याद रख लीजिएगा क्योंकि प्रीलिम्स चल रहा है, प्रीलिम्स में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 16 नवंबर 2020 याद रख लीजिएगा, 7वीं बार। अब देखिए 7वीं बार सुजीत सर ये नहीं समझ में आएगा, कैसे होगा? देखिए इधर 7 है, इधर 16 है ना। 16 का मतलब छोड़ एक 7 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता? 7। तो 7वीं बार हो गया, 16 नवंबर हो गया 2020। अब बताइए कि कभी कंफ्यूजन होगा आपके? सोचिए, एक मिनट दिमाग लगाइए। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बिहार राजभवन पटना के राजेंद्र मंडप में राज्यपाल फागू चौहान, याद रखिएगा कौन थे? राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही लगातार 4 कार्यकाल मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के नाम दर्ज है। 4, ध्यान रखिएगा, लगातार 4 बार, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही गठबंधन वाली सबसे लंबी अवधि की सरकार का रिकॉर्ड भी जनता दल यूनाइटेड यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म अगर पूछ दिया तो कितने की विकेट लेकर डूब जाएगा। एकदम इस बार बारीकी से पढ़ेंगे कि करंट अफेयर, आपकी शिकायत थी ना पिछली बार मुझसे, क्योंकि मैंने सिर्फ 8 घंटे के क्लास में करीब करीब कहें तो 70 से 80% क्वेश्चन को टच करवा दिया था, लेकिन इस बार शुरू से ही कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला जाने। भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज हो गया। अब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको कहते हैं राजग, अब
राजग फिलहाल जदयू भाजपा के साथ विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के घटक दल है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल जो पहला कार्यकाल था, एकदम याद रख लीजिएगा, इसीलिए यह चीज मैं आपके सामने लाया हूं। मार्च 2000 से लेके 3 मार्च से लेके 10 मार्च 2000 तक, यानी कि सिर्फ 7 दिन, एक सप्ताह का था, यह याद रख लीजिएगा। ये दूसरा कार्यकाल इनका जब चला तो 24 नवंबर 2005, उसके बाद सीधे 2005 चले गए। 2005 में जो है 5 से लेकर 10 साल, उसके बाद 5 साल करा, उसके बाद आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? आइए, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, परंतु बाद में ध्यान रखिएगा, तारकिशोर प्रसाद, यहां के बाद इंपॉर्टेंट चलेगा, एकदम ध्यान रखिएगा, यहां के बाद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। परंतु भाजपा के तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी, याद रखिएगा, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। दोनों याद रखिएगा, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये दोनों जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। यह पहला अवसर है जब बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ काम कर रहे हैं, पहला अवसर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए और बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है क्वेश्चन। बेतिया से जीतकर आई भाजपा विधायक रेणु देवी, अब यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो महिला है, दूसरी बार, पहली बार दो जो है उप मुख्यमंत्री बनी है। नाम रेणु देवी, बेतिया से बनके जीत के आई है, भाजपा की विधायक है, ध्यान रखिएगा, भाजपा की है, उप मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। अगर कहें पहली महिला मुख्यमंत्री तो वही गवार राबड़ी देवी, नाम सुने ही होंगे। वर्तमान में देश में रेणु देवी सहित 2 महिला जो है उप मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में अपने देश में, पूरे हिंदुस्तान में 2 हैं, एक तो रेणु देवी जो कि हैं यहां की, बिहार की हैं, और दूसरी जो है आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार की पुष्पा श्रीवानी, ये भी जो है उप मुख्यमंत्री। एकदम ध्यान से पढ़िए, अब जो है ना फैक्ट टाइप से मत पढ़िए भाव, लेकर डूब जाएगा, दर्द होगा, रिजल्ट रुकेगा तो आंख से आंसू निकलेंगे, दिल भी रोएगा। इसलिए अब जो है एक बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। लगे वक्त तो लगे मेहनत तो लगे दिमाग तो लगे, लेकिन इस बार 120 के टारगेट से नीचे ना गिरे, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, सब जगह काम करने वाला, ध्यान रखिएगा। अभी जो है ये ध्यान रखिएगा, मोहन रेड्डी के सरकार में पुष्पा श्रीवानी जो है उप मुख्यमंत्री। आजादी से अब तक बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कुछ कुकर्म की वजह से इनको हटा दिया गया था। खैर जो भी हो, रेणु देवी बिहार के 5वीं उप मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा कि रेणु देवी जो है बिहार के कौन से उप मुख्यमंत्री, ये पूछ देगा कितने की विकेट लेकर डूब जाएगा, तो याद रखिएगा रेणु देवी 5वीं। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, और जो है सबसे बड़ा बात है, कहीं न कहीं जो है ये नरेंद्र मोदी सर के ऊपर जो है वार किया जा रहा है, और किया जाए भी क्यों नहीं, बात भी तो सही है। खैर आइए देखते हैं, राजनीति से बाहर निकल के सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट का जो स्टेडियम है उसका उद्घाटन हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, मोटेरा स्टेडियम को तोड़कर निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम 24 फरवरी 2021 को उद्घाटन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति यहां 236 एकड़ में सभी खेलों, क्रिकेट स्टेडियम सहित के लिए निर्माणाधीन सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट इनक्लेव की भूमि पूजन भी किया था, और उद्घाटन समारोह के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा की अत्याधुनिक विश्वस्तरीय सुविधा से युक्त दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया था, और यह सबसे बड़ा थू हुआ था, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया कर रहा था। खैर राजनीति है, बस हमें क्या मतलब है, हमें तो बस एक बार सिस्टम के अंदर जाना, उसके बाद वहां धूम मचाना, बाहर की छोड़ दीजिए, दिमाग में टेंशन और फालतू में एनर्जी से बर्बाद क्यों करना है ना। तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। 36 एकड़ में लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शक की क्षमता जो है करीब 1,32,000 है, लेकिन आधिकारिक
एक आधिकारिक टिकट सिर्फ 1.10 लाख ही जारी होंगे। मतलब क्या, यहां पे अगर बैठना होगा आधिकारिक रूप से जारी जो होगा टिकट यहां पे देखने के लिए 1,10,000 ही जारी होंगे। जनवरी 2017 में इस स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2017 में, और फरवरी 2020 में यह बनकर तैयार हो गया 3 साल में। और यह स्टेडियम में जो है 11 सेंटर पिच है, जो विश्व के किसी अन्य स्टेडियम में यह चीज नहीं है। अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे मजा आ जाएगा आपको देखने में। 4 ड्रेसिंग रूम है, बस इतना जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बताता हूं, बाकी चीज जानने की कोई जरूरत है। 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप जो है स्वागत में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था, इसी के अंदर नमस्ते ट्रंप, जहां पे नाम इन्हें जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, उससे बेहतर होता सरदार वल्लभ भाई पटेल रखते तो शायद प्रधानमंत्री को भी हम भारतवासी के लोग जो है सम्मान करते। लेकिन कहीं ना कहीं अपने नाम को रखना कहीं ना कहीं ओछी राजनीति ही झलकती है। खैर, हमें उससे दूर रहना। बस आइए, ध्यान तब हो कि पहले का मोटेरा स्टेडियम कई रिकॉर्ड का साक्षी रहा। यहीं पे कपिल देव ने, याद रखिएगा, अब थोड़ा सा इतिहास इसको समझते हैं। मोटेरा स्टेडियम का इतिहास क्या है। मोटेरा, कपिल देव ने सर्वाधिक 431 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है हेडली के रिकॉर्ड को तोड़ा था इसी मोटेरा में, याद रख लीजिएगा। सुनील गावस्कर ने इसी मैदान पर अपना 10,000वां रन को बनाया था, यही मोटेरा स्टेडियम पर। और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड यही मोटेरा स्टेडियम में पूरा किए थे। चलिए नेक्स्ट है, यहां के निर्माणाधीन सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट इनक्लब की एक महत्वाकांक्षी परियोजना 233 एकड़ में बनने वाली यह देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इनक्लब में सभी विश्व स्तरीय खेल की सुविधा इस पे सभी होगी। क्रिकेट ही नहीं, सारे खेल इसमें आयोजन किए जा सकेंगे। क्लियर हो गया ना। आइए, जो जरूरत है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ये सब कोई जरूरत है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे, उसी को समझाएंगे और वही चीज आपके दिमाग में रहे। ज्यादा कचरा अंदर डालने की जरूरत है इधर उधर की। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे और टू द पॉइंट जो पूछा जाएगा आयोग के द्वारा वो सामने परोस देंगे। बस इतना ही काम करना। अब आते भीमबेटका में मिला दुनिया के सबसे पुराने जानवरों का जीवाश्म। जल्दी बताइए भीमबेटका कहां है, उसके बाद आगे बताएंगे। चलिए कमेंट कर दीजिए। जैसे ये चीज यहां देख रहे हैं, इस समय आप मेरी आवाज को सुन रहे देख रहे हैं, फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि अब आपको साथ लेकर चलना होगा। शिकायत तभी कर सकते हैं सूजी सर से जब आप साथ चलिएगा। जब आप साथ नहीं चलिएगा तो शिकायत करने के सारे दरवाजे बंद हैं, मैं भी नहीं सुन सकता हूं। शिकायत आप मेरी कीजिए, खूब कीजिए, दिल से कीजिए, जो बोलना कीजिए, लेकिन तब जब मेरे साथ चलिए। जब मेरे साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर शिकायत करने की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है बनती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। इस बात को ध्यान रखिएगा अभी भी और अंतिम दम तक। शोधकर्ता ने मध्य प्रदेश के भोपाल में लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित यूनेस्को ने संरक्षित क्षेत्र भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा की छत पर दुनिया के सबसे पुराने जानवरों का जीवाश्म पाया है। ध्यान रखिएगा, गुफा का जो छत है, जो गुफा बना हुआ है ना, उसके भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, उसका छत जो है गुफा के ऊपर, उसमें एक जीवाश्म पाया गया है जो दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म है। ध्यान रखिएगा, भीमबेटका एकदम चर्चा में आ गया है, एमपी में है, याद रखिएगा। यहां लगभग 57 करोड़ वर्ष पुराना जानवर का एक जीवाश्म पाया गया। भारत में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म मिला है, अब तक नहीं मिला। इसका नाम जो है डिकिंसोनिया, ध्यान रखिएगा, डिकिंसोनिया। यह जीवाश्म भीमबेटका के शोधकर्ता का सहयोग से मिला है। मार्च 2020 में होने वाली 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस के पहले 2 शोधकर्ता भीमबेटका का भ्रमण पर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर जो है पत्तीनुमा आकृति पर पड़ी। अचानक उनकी नजर मल पड़ती है पत्तीनुमा आकृति पर, जो जमीन से 11 फीट की ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर मौजूद थी और रॉक आर्ट्स के समान प्रतीत हो रही थी। लग रहा था कि रॉक्स मतलब क्या, पत्थरों पे जो है इसकी आकृति बनी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसकी तस्वीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण करने के बाद पता चला, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी तस्वीर को परीक्षण किया गया तो अचानक पता चला कि जीवाश्म पृथ्वी पर पहले ऐसे जीव हैं, पहला। शोधकर्ता की खोज जो है गोंडवाना रिसर्च नामक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में फरवरी 2021 में अंक में प्रकाशित किया गया था। शोधकर्ता के अनुसार भीमबेटका में मिले इस जीवाश्म के पृथ्वी के सबसे पुराने जानवर जो थे डिकिंसोनिया, ध्यान रखिएगा, डिकिंसोनिया पृथ्वी पे। अब एक क्वेश्चन और बन गया, इस जीवाश्म के पृथ्वी के सबसे पुराने जानवर डिकिंसोनिया के होने का पुष्टि जो है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में इस जानवर के 5,410 लाख वर्ष पूर्व जीवाश्म से मिलान करने की पर हुई है। शोधकर्ताओं के अनुसार डिकिंसोनिया के जीवाश्म पर 4 फीट तक बढ़ सकते हैं। भीमबेटका में मिला जीवाश्म 17 इंच इसका लंबा। बस इससे ज्यादा अब आपको कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाने की जरूरत है। आइए
अब यहां पे क्या सुजीत सर, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस। अभी मैं पूछता हूं ना क्वेश्चन, आप देखिए नहीं बता पाइएगा। आप हमें गुड मॉर्निंग मत बोलिए, नमस्ते सुजीत सर मत बोलिए, सुजीत सर यू आर बेस्ट, यू आर ग्रेट मत बोलिए। आत्मा से कहता हूं, एकदम गॉड प्रॉमिस कह के कह रहा हूं, मॉम प्रॉमिस करके कहता हूं, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है। मुझे बस जरूरत है कि आपकी किस्मत बदल रही है या नहीं, आपकी मेहनत रंग ला रही है आपकी जिंदगी में कि नहीं, आपकी क्या समस्या है आप मुझे कमेंट करके बोलिए, हम समाधान करेंगे। जिनकी दर्द जितनी दर्दनाक होती है, मैं उन्हें कॉल करता हूं, उन्हें पर्सनल नंबर देता हूं, उनसे बात करता हूं। कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो मुझे नहीं बोले कि हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार का ही नहीं, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट, सब जगह जहां जिनकी प्रॉब्लम है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सबकी मदद करता हूं और मैं आपकी भी मदद करूंगा। कोई जरूरत नहीं गुड मॉर्निंग बोले कि, हमारी हमेशा दुआ आपके साथ में, रियली बता रहा हूं। इसलिए हम अगर कमेंट करना है तो पढ़ाई की कमेंट कीजिए, आप अपने दर्द की कमेंट कीजिए, मुझे मजा आएगा, खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके इसी कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और बेहतरीन वीडियो बनाने की। अगर आप लोग का प्यार रहे ना तो रात दिन वीडियो बना के हालत खराब कर दूंगा आपकी, लेकिन आप लोग का प्यार नहीं मिलता है, इसलिए मैं छोड़ देता हूं और फिर बुरा भला आप मुझे ही बोलते हो, सुजीत सर आप पूरा करते नहीं हो। कैसे कराऊं पूरा? जब आप सहयोग दोगे तभी ना, तालियां एक हाथ से थोड़ी बजती है। मैं मेहनत करूं और आप देखो ही नहीं तो क्या फायदा है? फिर तो मैं संस्था के लिए करूं, फिर तो यूट्यूब को छोड़ देता हूं। तो ये है, आप साथ रहिए, साथ दीजिए, मैं जरूर बनाऊंगा। आइए अब यहां पे क्या है, 72वें गणतंत्र दिवस की कुछ प्रमुख बातें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा तो वनडे वाला सही कर लेंगे, सारे वनडे वाले सही कर लेंगे, लेकिन बीपीएससी वाले स्टूडेंट जो है गलत करके चलाएंगे। मुझसे जहां कहो लिखवा के रख लो, पीसीएस के स्टूडेंट गलत करके चलाएंगे, उनको कंफ्यूजन होगा 72 लिखे या 75 लिखे, आजादी उनको याद आएगा। लिखवा लो मुझसे जहां कहो कोरे कागज पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर वनडे वाला ज्यादा रिजल्ट देता है तो वनडे वाला जैसा पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। सुजीत सर किसी भी हालत में मेंस लिखना है तो प्रीलिम्स को एन के प्रकार निकालना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा 72वें गणतंत्र दिवस, ऐसा पहली बार हुआ है जब गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी राजकीय मेहमान राजपथ पर उपस्थित नहीं था। यह पहली बार है, हमेशा कोई ना कोई विदेशी मेहमान जो है राजपथ पे उपस्थित होते थे, तभी गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। यह पहली बार है 2021 का 72वां गणतंत्र दिवस जब कोई भी विदेशी वहां पे मौजूद नहीं थे। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह में विदेशी राजकीय मेहमान के रूप में आमंत्रित स्वीकार किया था, वो स्वीकार किए थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के कारण भारत का दौरा उन्होंने स्थगित कर दिया था, यानी कि कोई भी नहीं था। कोरोना महामारी के कारण 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह में परेड पर राजपथ पर दिखने में केवल 25,000 लोगों की अनुमति दी गई थी। सिर्फ 25,000 लोग ही राजपथ पाएंगे, जबकि इससे पहले प्रत्येक वर्ष राजपथ पर करीब 1.25 लाख 1,25,000 लोग इस परेड को देखने आते थे। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए परेड में मोटरसाइकिल स्टैंड को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि मोटरसाइकिल स्टैंड में क्या होता था, सब लोग एक दूसरे के साथ में, एक मोटरसाइकिल है 10, 12, 15, 20 लोग एक साथ होते थे, तो सोशल में डिस्टेंसिंग रखने के लिए इसको समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा हाँ आइए, ये भी जो है प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो देश की जनता ने इसे थू कर दिया है, कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित बताया। कैसे? आइए आप भी जानते, लेकिन एक बार सुन लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो है बस उसको जान लेते हैं। आज का लास्ट देख लेते हैं ये न्यूज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नए संसद भवन के निर्माण का आधारशिला रखी है। वैदिक जो होता संस्कृत में, उसी के अनुरूप ही रखें। ऐसे भी कहा गया है ये एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़े ही नहीं है, ऐसा कहा जाता। मैं नहीं कहता हूं, आप मुझे बुरा भला मत बोलिएगा, क्योंकि जैसा इनका है रवैया, जैसा इनका स्टाइल है, उस हिसाब से ऐसा ही फील होता, हमें नहीं पूरे हिंदुस्तानियों को फील होता। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, चलिए उससे बाहर निकल के यहां पे आते हैं। तो इसलिए बातें बोलता हूं कि अगर किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी नेता को अगर कुछ बोल रहा हूं, या किसी भी जात को, किसी भी धर्म को कुछ बोल रहा हूं, तो कभी मुझे गलत मत लीजिए, गलत लीजिएगा तो नहीं समझिएगा। ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इन किन प्रकार जो है वो फैक्ट, वो डाटा को स्टोर कर दूं। है ना सही बात? आपको भी किसी की बड़ाई करने से कुछ मिलने वाला है, पेट नहीं भरने वाला। आपको भी किसी की बड़ाई करने से आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपकी मेहनत ही आपको जॉब और आपका पेट भरेगा, आपके परिवार का नाम ऊंचा करेगा।
ये अच्छे तरीके से आप भी जानते हैं, शायद आप अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। भूमि पूजन का कार्य जो है श्री शारदा मठ यानी कि श्रृंगेरी के द्वारा शीतला मंदिर में संचालित गुरुकुल आचार्य राघवेंद्र भट्ट ने कराया। इसको जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संसद की नई इमारत आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगी। नई इमारत आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगी, ऐसा इन्होंने फील किया। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे नाम का जो है एक गवाह बनेगी, ये बात बोलना इन्होंने भूल गया। ये जानते भी थे तो बस आत्मनिर्भर को आगे रख के अपने नाम को छुपा के रखे ताकि मेरा नाम हो जाए, संसद को हमने बनवाया। लेकिन उस देश में संसद बन रही है, उस देश में सरदार वल्लभ भाई की इतनी करोड़ की प्रतिमा बन रही है, जिस देश में लोग एक वक्त का भोजन करते हैं और दूसरे वक्त के भोजन करने के लिए खुदा से दुआ मांगते हैं कि प्रभु किसी भी तरीके से चूल्हे को जला दो। और वहां पे अगर ऐसा बनता है तो ये घोर अपराध के सिवा इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। मर्डर भी इसके सामने कम है। रियलिटी यही है, आप अगर दिल से समझिए तो यही चीज आपको दिखेगा। इस कोरोना पीरियड में ये बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बनाने की जरूरत है, इतना बड़ा अगर अस्पताल बनाते तो शायद हमारे प्रधानमंत्री इतिहास में अमर हो जाते। लेकिन अब मैं गारंटी कर सकता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट से आप ये पूछ लो कि हिंदुस्तान के 5 प्रधानमंत्री का नाम बोलो, 5 में कहीं दूर तक ना छलकेंगे, कहीं दूर तक नहीं चलेंगे। रियलिटी यही है। खैर हमें उससे नहीं करना बस, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना, इस 21वीं सदी में भारत की आकांक्षाओं को पूरा की जाएगी। आकांक्षाओं की भारत की पूरी की जाएगी या इनकी पार्टियों की जाएगी, वो तो खैर वक्त बताएगा। इस पल का ऐतिहासिक करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा वह दिन दूर नहीं है जब दुनिया भारत का लोकतंत्र की जननी मानेगी। वो तो पता ही है भारत को क्या मानी जा रही है और आपने भारत को कहां पहुंचा दिया। कुछ विद्वान 13वीं सदी में रचित मेग्ना कार्टा लोकतंत्र की बुनियादी बताते हैं, कुछ ऐसा विद्वान बनाते हैं। लेकिन इससे पहले 12वीं शताब्दी में भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम के अस्तित्व आ चुका था। इन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण कराया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। इसी कालखंड में चेन्नई के समीप उत्तरा मेरूर नामक गांव में 10वीं सदी में लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। इतिहास से जुड़ गया, इतिहास पढ़ाते हैं और इतिहास से फिर से जुड़ गया है। कब की कहानी हो रही है? 10वीं सदी की कहानी हो रही है। ध्यान रखिएगा, 10वीं सदी का मतलब हुआ 9 से लेके 99 तक, अगर देखा जाए तो वही है। चलिए आइए नेक्स्ट की चलते हैं। नया संसद भवन, अब इसका थोड़ा सा डिटेल से समझ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको मजा आ जाए देखने में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब आपको देखने में मजा आए। नया संसद भवन, नए संसद भवन का डिजाइन जो वास्तुकार इसको बना रहे हैं उनका नाम है बिमल पटेल। संसद की नई इमारत त्रिकोणीय आकार का होगा। ध्यान रखिएगा, त्रिकोणीय, ट्रेंगल आकार का होगा। यह कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विस्तृत होगा। इसमें मुख्य रूप से 3 भवन होंगे। 3 भवन, एक लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हाउसिंग। लोकसभा के अंदरूनी भाग का थीम जो होगा उसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर रखा जाएगा और राज्यसभा का थीम में राष्ट्रीय फूल कमल रखा जाएगा। लो, पार्टी का हो गया, शुरुआत कर दी है। और सेंट्रल हाउसिंग का थीम जो होगा राष्ट्रीय पेड़ बरगद के रूप में इसमें रखा जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक नए संसद भवन का ताज होगा। नए संसद भवन की छत की सजावट राष्ट्रपति भवन के तर्ज पर की जाएगी। जो राष्ट्रपति भवन की छत है वैसे ही यहां भी की जाएगी। नए संसद भवन के अंदरूनी साज सज्जा राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वस्तुकला की विविधता को समृद्ध और मिला जुला स्वरूप होगा। नए संसद भवन का निर्माण के दौरान पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर वगैरह वगैरह ये सब किया जाएगा, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। देश के प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा नए संसद का निर्माण किया जाएगा। अब ये याद रख लीजिएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है नए संसद भवन का निर्माण करवाएगा। 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। ध्यान रखिएगा, करीब करीब मान लीजिए, ये तो बस दिखा रहा है, बाकी कितना जाएगा अंदर वो तो भगवान ही मालिक है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्ण होने की उम्मीद पर वर्ष 2022 में संसद के दोनों सदनों की बैठक में नए संसद भवन होंगे। ऐसा माना जा रहा 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान संसद भवन, थोड़ा सा वर्तमान पे प्रकाश दे देते ताकि आपको मजा आ जाएगा, ताकि सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए, वर्तमान संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, 1921 को, वर्तमान जो अभी चल रहा है। 6 वर्ष चले निर्माण कार्य में उस समय 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। 83 लाख, उस समय 1921 की कहानी चल रहा है, 83 लाख रुपया इस पे खर्च आएगा। ब्रिटेन कालिक इस इमारत का डिजाइन और निर्माण करने की जिम्मेदारी जो थी एडविन लुटियंस का था।
ध्यान रखिएगा, लुटियंस, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, डिजाइन किसने किया था, तो लुटियंस, और हर्बर्ट वाकर को दी गई थी। एडविन लुटियंस के नाम पर ही संसद भवन के आसपास के क्षेत्र जो है लुटियंस जोन कहा जाता है। आप जाइएगा तो वहां लुटियंस जोन कहा जाता है। वर्तमान संसद भवन जो है गोलाकार है, अभी जो है गोलाकार है, जो नया बनने वाला वो क्या है जरा कमेंट कीजिए। अभी जस्ट ऊपर में बताया हूं, आपको इनसे बताता हूं, ट्रेंगिल है, त्रिकोणीय है। इसका व्यास जो है 560 फुट है, उसकी पहली मंजिल पर खुला हुआ बरामदा है जहां पर 27 फुट और 144 लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ लगे हुए। वर्तमान संसद भवन में आजादी के आंदोलन के फिर स्वतंत्रता भारत के गढ़ने की अहम भूमिका निभाई है, और यही भवन है जहां पर क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, यही वो भवन है। और आज भी ऐसे ऐसे लोग ही यहां पे बैठे हुए हैं। कहने की जरूरत नहीं है जिस तरीके से देश की स्थिति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई खराब है, लेकिन देश की स्थिति बहुत बद से बदतर है, लेकिन किसी भी नेता की स्थिति खराब नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्य अपने देश की है। बम फेंका था और ब्रिटिश सरकार ने अपनी आवाज को पहुंचाना चाहा था, और जहां पे संविधान सभा की बैठक हुई थी, भारतीय संविधान ने अपना स्वरूप मिला था। तो आज का जो है करंट अफेयर यहीं तक रखते हैं, कल फिर से लेके आएंगे। बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग के कमेंट चाहिए, और बस आप साथ दीजिए, हम हमेशा साथ रहेंगे तब तक जब तक एग्जाम ना हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।